नमस्कार दोस्तों, आइए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है। या किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है। सदिश का मतलब सबसे पहले हम लोग समझते हैं किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता। सदिश का मतलब है, ये सदिश राशि का मतलब है। सदिश का मतलब होता है इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी। सदिश का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी। इंग्लिश में इसका मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी। इंग्लिश में इसका मतलब है वेक्टर क्वांटिटी। तो सदिश का परिमाण, परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। इंग्लिश में इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और मैग्नीट्यूड का असली मतलब क्या होता है, जैसे आप परिमाण ले लीजिए या मैग्नीट्यूड, तो इंग्लिश में परिमाण को मैग्नीट्यूड कहते हैं। और मैग्नीट्यूड को पढ़ते हैं सिर्फ जिसमें लंबाई हो, लेंथ हो, या डिस्टेंस हो, सिर्फ दूरी का बात हो, या न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरह से हो। तो हमने क्या कहा कि सदिश का इंग्लिश का मतलब वेक्टर होता है, और परिमाण का मतलब वही होता है, या तो लेंथ बोलिए, या न्यूमेरिकल वैल्यू बोलिए, या दूरी का बात करिए। जैसे बोले कि 10 किलोमीटर, जैसे बोले हम 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर क्या है, इसका परिमाण है। जैसे बोले 2, तो ये क्या है, परिमाण है। तो इसे सदिश को वेक्टर बोलते हैं। और परिमाण का मतलब इंग्लिश में होता है मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि जब कोई लेंथ का बात हो, न्यूमेरिकल वैल्यू का बात हो, डिस्टेंस का बात हो। तो परिमाण का मतलब समझ गया कि परिमाण मतलब कि सिर्फ जो है कि न्यूमेरिकल वैल्यू, लेंथ का बात करेगा, विड्थ का बात करेगा, या कोई भी वैल्यू 2 kg 4 kg इस तरह से बात करेगा। और मैग्नीट्यूड इसका इंग्लिश वर्जन होता है। और मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ होता है, विड्थ होता है, डिस्टेंस होता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए। तो सदिश का मतलब वेक्टर, सदिश का मतलब वेक्टर होता है। परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। और परिमाण को हिंदी में अगर बात करें तो ये लंबाई का बात करेगा, चौड़ाई का बात करेगा, ऊंचाई का बात करेगा, या दूरी का बात करेगा। यही सब मैग्नीट्यूड का भी मतलब होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 2 kg 5 kg इस तरह से बात करेगा। तो सदिश का परिमाण, देखिए सदिश एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें कि डायरेक्शन और लेंथ दोनों होता है। जैसे हम बोले कि 5 किलोमीटर ईस्ट, पूरब के तरफ, तो ये डायरेक्शन बताता है। और इस सदिश के का कोई भी वैल्यू होता है उसके सर पे एरो लगा हुआ रहता है। सदिश का वैल्यू कुछ भी होता है उसके ऊपर एरो लगा हुआ रहता है। तो हम इस चीज़ को जानने से पहले कि सदिश और परिमाण, जब भी सदिश का परिमाण कहेगा तो सदिश एक वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश का मतलब होता है वेक्टर, और वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। तो सदिश का परिमाण के बारे में कह रहा है, मतलब कि मैग्नीट्यूड के बारे में कह रहा है। तो किसी का भी मैग्नीट्यूड, जैसे सदिश का मैग्नीट्यूड कह रहा है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नहीं हो सकता है। तो किसी का भी
मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड का बात कर देगा, परिमाण का बात कर देगा, परिमाण होता है 1 2 3 4, तो सदिश का परिमाण या वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी, अब 2 3 4 5 बोलते हैं हम, तो कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। जैसे कोई बोले कि 10 किलोमीटर हम चल करके आए हैं, तो कभी कहता है कि -10 किलोमीटर चल करके आए हैं। तो इसलिए सदिश का परिमाण कभी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, जैसे ही परिमाण आएगा, किसी भी चीज़ का परिमाण कभी निगेटिव में हम नहीं बोलते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू को वो 1 2 3 4 को कभी निगेटिव में नहीं बोलेंगे। 10 किलोमीटर डिस्टेंस चल के आए हैं तो -10 किलोमीटर बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। इसलिए कभी भी सदिश का परिमाण क्या नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। किसी भी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये परिमाण का मतलब ही होता है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है, दूरी को बताता है। इसलिए सदिश का ही नहीं, किसी का भी परिमाण, परिमाण का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड उसी को कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता है। और इसमें एक चीज़ और जानने का ज़रूरत है इस क्वेश्चन को साथ ही, कि सदिश के बारे में, कि सदिश का परिमाण तो निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, ये ऋणात्मक नहीं हो सकता है। साथ ही साथ अगर सदिश और अदिश को गुना किया जाए, मतलब अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से गुना किया जाए। वेक्टर और स्केलर क्या है? वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मतलब परिमाण और दिशा दोनों होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और इसमें क्या है, स्केलर में, कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब सिर्फ परिमाण होता है कि 10 किलोमीटर चला, लेकिन किधर चला डायरेक्शन नहीं होता। इस पे एरो होता है, इस पे एरो नहीं होता है। ये डायरेक्शन को शो करता है इस तरह से एरो से, कि फॉरवर्ड डायरेक्शन है कि बैकवर्ड डायरेक्शन है। जनरली अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सदिश के बारे में पढ़ लिया कि सदिश का परिमाण तो ऋणात्मक नहीं होगा, जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो ऋणात्मक नहीं होगा। साथ में साथ ये भी क्वेश्चन पूछता है कई एग्जामों में कि अगर हम वेक्टर को गुना करें स्केलर के साथ, अगर हम वेक्टर को गुना करें स्केलर के साथ, तो यहाँ रिजल्ट क्या देगा। क्वेश्चन आता है कि किसी सदिश को अगर अदिश से गुना किया जाता है तो क्या परिणाम आता है। किसी सदिश को अगर सदिश गुना अदिश करेंगे, सदिश गुना अदिश करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे क्या रिजल्ट देगा। तो हम देखते हैं, जैसे हम जानते हैं कि फोर्स जो है, बल, फोर्स, अच्छा हम ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। जैसे हम सदिश राशि में जानते हैं स्केलर इनटू वेक्टर। जैसे कोई स्केलर क्वांटिटी लीजिए, हम जैसे कि द्रव्यमान को जानते हैं, द्रव्यमान को, मास को, द्रव्यमान को जानते हैं कि यह स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ मास में 2 kg, 5 kg, 10 kg का बात होता है। तो यह स्केलर क्वांटिटी है कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात है, परिमाण की बात है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जो है कि अगर एक वैल्यू एक्सेलरेशन का ले ले, त्वरण का ले ले, तो हम देखते हैं कि क्या आता है, एम ए हो गया। जैसे स्केलर क्वांटिटी में हम मास को ले लिए एक को, और वेक्टर क्वांटिटी में हम स्केलर को ले लिए, तो है ना, ये स्केलर हो गया और ये वेक्टर हो गया, दोनों को गुना करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो हम जानते हैं कि F बराबर एम ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। इसको हिंदी में त्वरण बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो बल की जो परिभाषा है कि द्रव्यमान को अगर त्वरण से गुना किया जाता है तो बल आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और एक्सेलरेशन त्वरण क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम एक अदिश को सदिश के साथ गुना किए तो बल की परिभाषा निकल करके आती है। तो बल क्या है, फोर्स हम पढ़े कि फोर्स एक अदिश राशि है।
सदिश राशि है। बल क्या है? एक सदिश राशि है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इससे हमारा पता चलता है कि एक और फार्मूला हम लेते हैं यहाँ पे। जैसे इस क्वेश्चन को समझ लेना जरूरी है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक ही क्वेश्चन नहीं आता। जैसे हम बोले एक कि F बराबर ma होता है, F इक्वल टू ma होता है, मतलब मास को एक्सेलरेशन से गुना किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स क्या है? एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें फोर्स जब लगाते हैं तो डायरेक्शन उसमें ऑटोमेटिक आता है कि किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, अपवर्ड कि डाउनवर्ड कि फॉरवर्ड कि बैकवर्ड। तो F बराबर ma, इसलिए इसके सर पे एरो लगता है। तो F बराबर ma एक हो गया। तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान को त्वरण से गुना करेंगे तो फोर्स देता है। एक यहाँ पे क्या है? ये एक अदिश राशि है और ये एक सदिश राशि है। जब अदिश को सदिश के साथ गुना किए, अदिश गुने सदिश किए तो हमारा यहाँ पे सदिश निकल करके आता है। तो इससे कन्फर्म हो जाता है कि अगर अदिश राशि को सदिश राशि के साथ, स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ गुना किया जाएगा तो सदिश राशि देगा। एक और फॉर्मूला लेते हैं मोमेंटम, संवेग का, जिसे हिंदी में संवेग कहते हैं। तो संवेग को P बोलते हैं, स्मॉल p से डिनोट करते हैं। तो हम पढ़े कि P इक्वल टू एम भी होता है, m इंटू भी होता है। तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। तो देखिए द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। और वेग क्या है? वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिर यहाँ पे अगर हम अदिश राशि को अगर हम इस सदिश राशि से गुना किए तो फिर मोमेंटम जो है कि हम पढ़े कि मोमेंटम सदिश राशि है। तो इससे पता चलता है हमारा, इस दो फार्मूला से हमारा पता चलता है, ये जो दो फार्मूला है हमारा कि F इक्वल टू ma और P इक्वल टू एम भी, ये दो से पता चलता है कि अगर हम अदिश राशि को, जिसको कि स्केलर बोलते हैं, गुना करें सदिश राशि से, जिसको कि वेक्टर बोलते हैं, तो ये रिजल्ट हमारा हमेशा सदिश राशि वाला देता है, जिसमें कि डायरेक्शन होता है। संवेग में दिशा होता है, मैग्नीट्यूड के साथ, परिमाण के साथ दिशा होता है। तो इससे ये क्वेश्चन कंफर्म होता है कि ये लिख लीजिएगा, ये चीज को लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत एग्जाम में कि सदिश को अगर गुना किया जाएगा अदिश के साथ, सदिश गुना अदिश किया जाएगा तो हमेशा क्या देगा? सदिश देगा। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो एक्सेलरेशन ले लीजिए और इसको गुना कीजिए तो ये फोर्स का देता है। इसको उल्टा लिख दिए, ऐसे लिख लीजिएगा कि फोर्स बराबर m इंटू ए। दूसरा, अगर संवेग के बारे में हम कहें, सदिश राशि अगर लें तो वेक्टर वेलोसिटी, वेग एक सदिश राशि है और द्रव्यमान एक अदिश राशि है। इसको उल्टा लिख दिए, इसको सीधा लिख दिया जाए, इसको सीधा इस तरह से लिख दिया जाए कि F बराबर m गुने a। तो ये अदिश है और ये सदिश है, तो यहाँ पर रिजल्ट सदिश देता है। दूसरा, P इक्वल टू m इंटू भी, तो ये क्या है? एक अदिश राशि है और इसको गुना किया सदिश के साथ तो हमेशा सदिश देगा। तो ये फॉर्मूला हमको बताता है कि जब अदिश को सदिश के साथ गुना किया जाएगा तो सदिश देगा। यह भी हमको बताता है कि जब जब एक अदिश राशि को, स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ गुना किया जाएगा तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए।
और एक चीज़ इसमें पूछता है क्वेश्चन, यहीं पर डिस्कशन कर लेते हैं कि जैसे पूछा कि सदिश का परिमाण कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो आपके सामने दो सवाल आना चाहिए कि किसी सदिश का परिमाण सदिश होगा कि अदिश होगा, मतलब स्केलर होगा कि वेक्टर होगा। यहाँ पे आपके सामने ये क्वेश्चन आना चाहिए कि किसी सदिश का परिमाण ऋणात्मक तो नहीं हो सकता, क्योंकि परिमाण कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो सदिश का परिमाण एक सदिश होगा कि अदिश होगा, स्केलर होगा कि वेक्टर होगा। एक तो बता ही दिए कि सदिश गुने अदिश कीजिएगा तो हमेशा सदिश आएगा, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा बताएं कि सदिश गुने अदिश कीजिएगा तो हमेशा ये जो है कि सदिश देगा। तीसरा क्वेश्चन ये है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि सदिश का परिमाण हमेशा क्या होता है। तो सदिश का परिमाण, देखिए परिमाण का बात कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है, डायरेक्शन का बात नहीं कर रहा है। अगर बोलता किसी सदिश का दिशा और परिमाण, किसी सदिश का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तब सदिश राशि होता, वेक्टर क्वांटिटी होता। लेकिन किसी सदिश का परिमाण सिर्फ मैग्नीट्यूड, किसी सदिश का सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेगा तो एक अदिश राशि होगा। इसलिए यहाँ पे ये भी एक बात आता है, ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा डिस्कशन इसलिए हो जा रहा है क्योंकि इस पर 3-4 क्वेश्चन बनता है। तो ये लिख लीजिएगा, एक तो कि लिख लीजिएगा कि अगर अदिश गुने सदिश किया जाएगा, अगर अदिश गुने सदिश किया जाएगा तो हमेशा सदिश देगा। जैसे कि मास गुने एक्सेलरेशन तो फोर्स देता है, जैसे कि मास गुने वेलोसिटी तो संवेग देता है। ये पहला तो जो पूछा है आपसे वो दूसरा ये होता है। तीसरा इसको हटा करके तीसरा ये होता है, तीसरा जो क्वेश्चन पूछता है कि सदिश का परिमाण हमेशा क्या होगा या क्या आता है। किसी सदिश का परिमाण हमेशा क्या होगा, तो सदिश का परिमाण बोलेगा तो हमेशा अदिश होगा, सिर्फ परिमाण का बात करेगा, क्योंकि अदिश में सिर्फ परिमाण ही होता है। और परिमाण के साथ अगर दिशा पूछ देता तब सदिश होता, लेकिन किसी सदिश का परिमाण हमेशा क्या होगा, तो एक अदिश राशि होगा, जिसको कि स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ये इसमें डिस्कशन इसीलिए ज़्यादा करना पड़ा, इसे 3 क्वेश्चन बनता है। तो सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है तो ऋणात्मक नहीं होगा, ये फर्स्ट। दूसरा कि अगर हम अदिश गुने सदिश करें या सदिश गुने अदिश करें तो सदिश देगा। तीसरा कि सदिश का परिमाण हमेशा अदिश होता है, परिमाण अदिश ही होता है, इसलिए इसमें टेंशन नहीं लेना। परिमाण जब पूछेगा तो हमेशा अदिश होगा। अगर परिमाण के साथ दिशा पूछ देता, परिमाण के साथ दिशा पूछ देता तब प्रॉब्लम था, तब हो जाता। दिशा जब पूछेगा तो डायरेक्शन जब जोड़ देगा तब दिक्कत है हमको कि ये वेक्टर क्वांटिटी लेना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेगा, सिर्फ परिमाण का बात करेगा तो एक अदिश राशि होगा। तो इसमें 3 क्वेश्चन बनता है, तीनों को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि कपास का रेशा किससे प्राप्त होता है। तो कपास का रेशा बीजों से प्राप्त होता है, कपास के बीजों से प्राप्त होता है। कपास का जो बीज होता है उससे कपास का रेशा प्राप्त होता है। कपास का रेशा कपास के बीजों से प्राप्त होता है।
लेकिन इसमें सिर्फ यही नहीं पूछता है कि किससे प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन का जो है कि पूछने का तरीका ओल्ड है, अगर पूछ दे तो अच्छा है, लेकिन नहीं भी पूछ सकता है। अब ये पूछता है कि कपास की खेती का प्रमुख राज्य, तो कपास की खेती का प्रमुख राज्य गुजरात। क्यों? कपास की खेती किस तरह की मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में होती है, ब्लैक सॉइल में। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी प्रयुक्त है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। ब्लैक सॉइल को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है, रेगुर सॉइल। ब्लैक सॉइल को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और सबसे पहले अगर ब्लैक सॉइल में कपास उपजता है, काली मिट्टी चाहिए, तो क्यों महाराष्ट्र और गुजरात का जिक्र आता है? महाराष्ट्र, गुजरात, इसमें गुजरात ज़्यादा उत्पादन करता है। कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, तो आप इस एग्ज़ाम को जाते समय आप इस चीज़ पर कंफर्म हो लीजिएगा कि ज़्यादा उत्पादन कपास का महाराष्ट्र ने किया है कि गुजरात ने किया है। ऐसे पढ़िएगा, मैक्सिमम जगह तो गुजरात मिलेगा आपको, तो गुजरात में। और आंध्र प्रदेश भी करता है, आंध्र प्रदेश भी कपास का उत्पादन करता है। जनरली क्या है कि जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी के बारे में कहता है कि जो दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार है, उस पठारी क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है और वहाँ पे कपास का खेती होता है। तो महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ये क्या है? ये कृष्णा और गोदावरी के ऊपर वाला क्षेत्र, कृष्णा और गोदावरी नदी के, ये अगर कृष्णा और गोदावरी नदी है, ये बाउंड्री है, तो इसके ऊपर के क्षेत्र में इधर महाराष्ट्र, गुजरात और इधर आपका आंध्र प्रदेश, इसमें खेती होता है कपास का। कहाँ पे? कपास के लिए ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। यूपी में इसको, उत्तर प्रदेश में रेगुर मिट्टी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी, ब्लैक सॉइल को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। यह बीपीएससी ने भी पूछा है बहुत बार, किस सॉइल को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक सॉइल को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। गुजरात इसका टॉप उत्पादक राज्य है। भारत में तो गुजरात है, इंडिया के लेवल पे, अगर इंडिया के लेवल पर बात करें तो गुजरात, 3 चीज, ठीक है। दूसरा कि वर्ल्ड के लेवल पर कौन उत्पादन ज़्यादा करता है? तो चीन। चीन ही कपास की खेती का जन्मदाता है। क्यों? सिल्क रूट, सिल्क रूट जानते होंगे कि सिल्क रूट जो है कि चाइना में जाता था, तो वही सिल्क रूट जो है कि, और करीब करीब 10 मिलियन आबादी, कितना? 10 मिलियन आबादी चाइना का कॉटन के प्रोडक्शन में या उसके फैक्ट्री में या इसे जुड़ा हुआ उत्पाद बनाने में लगा हुआ है। 10 मिलियन आबादी चाइना का, चाइना का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है कि कॉटन के एग्रीकल्चर में या प्रोडक्शन में लगा हुआ है, तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है। चाइना कपास में, चीन इंडिया लेवल पर प्रोडक्शन लेवल पर उत्पादन करने में, उत्पादन करने में इंडिया में गुजरात। लेकिन आपसे पूछेगा कि विश्व भर में सबसे ज़्यादा निर्यात मतलब ट्रांसपोर्ट, विश्व भर में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट मतलब जो भिन्न भिन्न जगह पर भेजता है, विश्व में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो ट्रांसपोर्ट करने में अमेरिका, यूएसए आगे है। ट्रांसपोर्ट करने में, कॉटन का ट्रांसपोर्ट में याद रखिएगा, प्रोडक्शन में नहीं, उत्पादन में ये आगे नहीं है। उत्पादन में चीन आगे है, लेकिन ये इसका उत्पादन में याद रखिएगा। कपास के मैटर में पहले तो ब्लैक सॉइल,
ब्लैक सॉइल को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। इसको ब्लैक सॉइल को रेगुर मिट्टी कहते हैं। सॉरी, हमने कह दिया था कि रेगुर को यूपी में नहीं, ब्लैक सॉइल को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। इसको यूपी में करेल कहा जाता है, वो करेक्ट कर लीजिएगा, गलत मुंह से निकल गया। तो ब्लैक सॉइल को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं और इसको बीपीएससी 75 बार पूछ चुका है, हर एक बार। यूपी में इसको करेल मिट्टी कहा जाता है, करेल। यूपी में इसको करेल मिट्टी कहा जाता है, मिस कर गया था। तो यूपी में इसको करेल मिट्टी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यूपी में इसको करेल मिट्टी कहा जाता है। इसको लावा मिट्टी भी कहा जाता है, इसको लावा मिट्टी भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों लावा मिट्टी कहा जाता है? क्योंकि ये आग्नेय चट्टानों से बना है और आग्नेय चट्टान लावा से बनता है। तो आग्नेय चट्टान में निक्षेपण होने के कारण, उसमें डिग्रेडेशन होने के कारण, आग्नेय चट्टानों के निक्षेपण होने के कारण, आपका क्वेश्चन अभी बीपीएससी टीआरई जो टीचर वाला एग्जाम हुआ, उसमें पूछा था कि ब्लैक सॉइल किससे बनता है। ब्लैक सॉइल के बनने किस चट्टानों से बन करके बना है, तो आग्नेय चट्टान, याद रखिएगा। और आग्नेय चट्टान के निक्षेपण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं और उसको यूपी में करेल कहा जाता है। यूपी में क्या कहा जाता है? करेल कहा जाता है। इसी को लावा मिट्टी भी कहते हैं, इसी को लावा मिट्टी भी कहते हैं, इसी को लावा मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये इग्निशियस रॉक आग्नेय चट्टानों से मिल करके, आग्नेय चट्टानों के निक्षेपण से बना है ब्लैक सॉइल। और महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में ये ज़्यादा पाया जाता है। जनरली दक्कन का जो क्षेत्र है, दक्कन का पठार, कृष्णा और गोदावरी नदी के ऊपर का क्षेत्र। और ये ध्यान रखिएगा कि ब्लैक सॉइल तो का इग्निशियस रॉक से बनता ही है, इग्निशियस रॉक से बनता है, जिसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। और इसका याद रखिएगा कि इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, करेल कहा जाता है यूपी में, और लावा मिट्टी भी इसको कहा जाता है। लावा इसलिए क्योंकि आग्नेय चट्टान लावा से बनता है और इसी से ब्लैक सॉइल इसके निक्षेपण से बनता है। और इसमें आपको एक चीज़ इसके बाद जो ध्यान रखना चाहिए कपास से रिलेटेड क्वेश्चन में, कि चीन क्या है? उत्पादन अधिक करता है, प्रोडक्शन, उत्पादन में ये टॉप हैं, ये भाई साहब उत्पादन में टॉप हैं। गुजरात इंडिया में, गुजरात का नाम आता है टॉप प्रोडक्शन में, उत्पादन में। और टेक्सास जो है यूएसए का, जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टेक्सास जो है, वो जो है कि इसका निर्यात सबसे ज़्यादा करता है, इसका सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, विभिन्न देशों में ये भेजता है सबसे ज़्यादा निर्यात में। तो 3 क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन में टॉप कौन है वर्ल्ड में, तो चाइना, दूसरा गुजरात इंडिया में, और तीसरा कि अगर निर्यात का बात करेगा, ट्रांसपोर्ट का बात करेगा, तो यूएसए। और ये पूछ देगा अगर कि कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ से हुआ था, तो वो चीन से, चीन इसका जन्मदाता है। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और इसके बाद पूछता है कपास से रिलेटेड। एक क्वेश्चन और जो कपास से रिलेटेड पूछा जाता है वो है कि, एक क्वेश्चन जो और कपास की, बीटी कॉटन क्या है? बीटी कपास, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन क्या है? ये विभिन्न तरह का टीजीटी पीजीटी एग्जाम में और बहुत तरह के एग्जाम में देखे हम। ये बिहार दरोगा के एग्जाम में, बिहार दरोगा, बिहार एसआई का जो एग्जाम हुआ था, उसमें बीटी कल्चर क्या है, बीटी कॉटन क्या है पूछा था।
ये नहीं पूछा था कि बीटी कॉटन क्या है, पूछा था कि कपास का जेनेटिकली मॉडिफाइड विच इज द जेनेटिकली, क्वेश्चन था कि विच इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड, मॉडिफाइड का मतलब होता है संश्लेषित, विच इज जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब आमतौर पर जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन कौन सा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब इसके जीन में मॉडिफिकेशन करके चेंजिंग कर करके कौन कॉटन को लाया गया है। तो ऑप्शन में 1 2 3 4 करके था, और उसमें एक बीटी कॉटन, बेसिलस, बी का मतलब बेसिलस बैक्टीरिया है, अब बीटी कॉटन ऑप्शन में था, और यही ऑप्शन सही था कि यह जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, जिसका कि आमतौर पर संश्लेषित कपास इसको कहते हैं। संश्लेषित कपास मतलब मॉडिफाइड कॉटन है। अब बीटी कॉटन क्या है, ये बीटी कॉटन को याद रखिएगा, बीटी कॉटन क्या है, संश्लेषित कपास का रूप है, मतलब जेनेटिकली इसका जीन को मॉडिफाइड कर करके इसको बनाया गया है। इसमें क्या है कि आमतौर पर इसका खेती बहुत प्रचलित है, लेकिन इसका विरोध भी देखने को मिलता है। विरोध देखने को क्यों मिलता है, विरोध देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि ये जो कपास का जेनेटिकली मॉडिफाइड है बीटी कॉटन, इसमें जो है कि कीड़ा नहीं लगता है, बैक्टीरिया नहीं लगता है, मतलब इसके खेती में नुकसान होने का चांस कम है, लेकिन इससे दूसरे चीज़ों को, दूसरे जो कीट पतंग हैं उनको नुकसान होता है, और ये इसका जो बैसिलस बैक्टीरिया होता है वो दूसरे बैक्टीरिया को मार देता है, जिसके वजह से मतलब बेनिफिशियल पर्यावरण के रूप में नहीं है। कुछ इसमें डिमेरिट है, कुछ इसमें कमी है, लेकिन ये प्रोडक्शन बहुत हाई करता है, और इससे बहुत प्रॉफिट होता है किसानों को। तो चाहते हैं कि बीटी कॉटन का खेती करें, लेकिन विभिन्न देशों में और इंडिया में भी इसमें बहुत जो है कि इस पर विवाद चलते रहता है समय समय पर कि इसको बंद कर देना चाहिए। तो बीटी कॉटन क्या है, बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, जिसके जीन में मॉडिफाइड कर करके कॉटन को लाया गया है, जिसको हाइब्रिड नहीं कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं जिसके जीन में बदल दिया गया। जैसे हाइब्रिड डॉग होता है ना, उसी तरह से कपास को भी हाइब्रिड कर दिया गया है, और ये हाइब्रिड कपास ही आमतौर पर जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन क्या है, बीटी कॉटन को ही जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन कहते हैं, और ये विवादों के घेरों के बीच में रहता है समय समय पर। धन्यवाद। वीडियो लंबा हो रहा है, इसके आगे हम लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो।